डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका आज फिर से स्वागत है और विषय पहले की ही तरह गंभीर है। 1945 से लेकर संविधान बनने तक भारत एक बहुत ही इंटेंस पॉलिटिकल बैटल्स, निगोशिएशंस के दौर से गुजर रहा था। दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे थे। एक तो उनका रिश्ता ब्रिटिश शासकों के साथ चल रहा था, लड़ाई भी, झगड़ा भी, आर्गुमेंट भी, प्यार भी, सहयोग भी। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। बाबा साहब चाहते थे कि भारत अपनी सेनाएं इंग्लैंड को दे। महात्मा गांधी भी चाहते थे, नेहरू भी चाहते थे, पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती थी, पर दलितों का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सर्वोपरि था। उससे भी सर्वोपरि था एक अच्छे भारत का निर्माण, जब ब्रिटेन यहाँ से वापस जा रहा है। तो जब बाबा साहब लड़ रहे थे तो इनकी मुसीबत और ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बाबा साहब कांग्रेस पार्टी से भी लड़ रहे थे, बाबा साहब महात्मा गांधी से भी जूझ रहे थे, बाबा साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी जूझ रहे थे। संघर्ष बहुत भीषण था, क्योंकि अंग्रेज चाहते हुए भी बाबा साहब की वो सारी बातें नहीं सुन पा रहे थे या स्वीकार कर पा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस उसमें अपनी टांग अड़ाती थी। और कांग्रेस की बात करें तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम के बगैर कांग्रेस की ताकत का कुछ खास महत्व नहीं था। चूंकि ब्रिटेन वापस जा रहा था भारत से, अब यहाँ का पावर कौन हैंडल करेगा और किसको कितना कितना शेयर मिलेगा, यह एक कठिन विषय था। और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब अंबेडकर के साथ नहीं थे, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए ये दो व्यक्तित्व और कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी और नेहरू एक बड़ी समस्या थे। और दिन रात मेहनत करने के बाद बाबा साहब ने अपनी तर्क शक्ति के सहारे महात्मा गांधी, कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर एक जबरदस्त तथ्यों के साथ हमला किया। और हमारे जो दलित सीनियर्स हैं उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। जो दलित मिशनरीज हैं, इन लोगों ने कांग्रेस, गांधी, नेहरू के खतरों को हमें बताया। अपना विरोध जाहिर करते हुए बाबा साहब ने एक किताब लिखी। बाबा साहब ने एक किताब लिखी, What Congress and Gandhi have done to the untouchables।
कांग्रेस और गांधी ने अनटचेबल्स के लिए क्या किया है। वह कांग्रेस पार्टी को और महात्मा गांधी को इस पुस्तक के में 11 चैप्टर्स के माध्यम से एक्सपोज करते हैं और गांधी जी को और नेहरू को, कांग्रेस पार्टी को तो एकदम तर्कविहीन छोड़ देते हैं। कोई तर्क ही नहीं बचता था। कांग्रेस पार्टी, नेहरू और गांधी दलितों के दुश्मन के रूप में काम करते थे। जो पहला चैप्टर है, ए स्ट्रेंज इवेंट, कांग्रेस पार्टी ने अनटचेबल्स को हेल्प करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की थी कलकत्ता में। बाबा साहब उसका नाम दे रहे हैं कांग्रेस टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द अनटचेबल्स, और इसको स्ट्रेंज भी बताते हैं। क्यों कांग्रेस का क्या, जब भारत जी का विरोध कर रही है हमारा, तो फिर क्या दलितों का कॉन्फ्रेंस कर रही है। फिर सैबी शो, कोई खास कांग्रेस का ये शो भी बहुत अच्छा नहीं रहा। मीन डील, कांग्रेस पार्टी जो भी पावर मिल रहा है उसमें दलितों को शेयर नहीं करना चाहती है। एंड एब्जेक्ट सरेंडर, पॉलिटिकल चैरिटी, ए फॉल्स क्लेम, फॉल्स चार्ज, द रियल इशू, ए प्ली टू द फॉरेनर्स। वो विदेशियों से कह रहे हैं कांग्रेस पर विश्वास मत करिए, गांधी पर विश्वास मत करिए, नेहरू पर विश्वास मत करिए, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग दगेबाज हैं। व्हाट डू द अनटचेबल्स से, फिर वो कहते हैं कि अनटचेबल्स का क्या कहना है। और आखिरी चैप्टर में गांधीजम, गांधीजम क्या है, डूम ऑफ द अनटचेबल्स, अनटचेबल्स के बर्बादी के कारण हैं गांधी जी और उनका विचार, जिसको गांधीजम कहते हैं। हर व्यक्ति को यह पुस्तक जो है 9th वॉल्यूम है, हर व्यक्ति को बाबा साहब अम्बेडकर का गांधी के बारे में जो विचार है, खास तौर से द डूम ऑफ द अनटचेबल्स यानी गांधीजम क्या है, पढ़ना चाहिए। बाबा साहब इतने ज़्यादा क्रोध में थे कि उन्होंने तो नेहरू को कहीं का नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने को नॉन कम्युनल और सेकुलर डिक्लेयर करते हैं। यह उनकी पहचान बन गई है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू न कोई जाति, न कोई पात, न कोई धर्म, एक बिल्कुल रेशनल पॉलिटिकल लीडर हैं और सेकुलर हैं, यानी सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलने वाले हैं। पर अंबेडकर कहते हैं पृष्ठ 462 पर कि फैक्ट्स ठीक इसके विपरीत हैं और सजेस्ट कर रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जातिवादी भी थे। वह हिंदू धर्म में ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में विश्वास करते थे, यानी कंजर्वेटिव हिंदू की तरह थे, इस तरह के मॉडर्न नहीं जैसा हम समझते हैं सब लोग। और वो कह रहे हैं पेज 462 पर कि जब पंडित मोतीलाल नेहरू की 1931 में 1931 में डेथ हुई, तो सारा जो गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे जो भी रिचुअल्स होते हैं, गांधी जी ने नेहरू ने एक ऑर्थोडॉक्स यानी कंजर्वेटिव ब्राह्मण पुजारी के कहने के अनुसार किया। फिर वो कह रहे हैं तुम कैसे नेहरू जी सेकुलर और नॉन कम्युनल हो सकते हैं। वो तो और आगे जाते हैं और विजय लक्ष्मी पंडित जो उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, वो ये कह रहे हैं कि फला जगह उनकी सिस्टर ने 1940 में ब्राह्मण होने पर गर्व व्यक्त किया था कि मैं ब्राह्मण हूँ,
बड़े गर्व से कहती हूँ। यही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के बारे में बोलते हैं कि यहाँ के सारे मंत्री एक जाति से हैं, ब्राह्मण हैं। तो इतना टाइट, इंटेलेक्चुअली इनरिचिंग आर्गुमेंट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस, गांधी, नेहरू के खिलाफ बनाया इस पुस्तक के माध्यम से कि इसकी एक एक पेज, पृष्ठ पढ़ने में आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये बात हर अंबेडकरवादी बनने के इच्छुक दलित को, दलित सीनियर्स ने बताया है। पर जैसा जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं अभी चेक कर रहा था अपना वीडियो यूट्यूब पर, तो मेरे पेज पर बताया जा रहा है कि 70% से ऊपर मेरे व्यूअर्स नए हैं। तो जो मेरे व्यूअर्स नए हैं वो धीरे धीरे इसको समझेंगे कि मैं कोई भी बात बगैर एविडेंस के नहीं कहता हूँ। और मेरे सामने एविडेंस है कि 1945-46 का दौर ऐसा था जब बाबा साहब और कांग्रेस, महात्मा गांधी और नेहरू के बीच भयंकर जंग चल रहा था। क्या पूर्ण सच यही है? ये किताब कब छपी थी? ये किताब 1945 में छपी थी। गांधी और नेहरू ने अनटचेबल्स के लिए क्या किया, इसका फर्स्ट एडिशन 1945 में आया था और सेकंड एडिशन जो है 1946 में आ गया। किताब की बड़ी डिमांड थी। तो यह यंग अंबेडकर वर्सेस कांग्रेस, गांधी, नेहरू चल रहा था। पर कहीं पर युद्ध विराम भी हुआ था क्या? इसीलिए इस वीडियो के व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, जैसा मैं कहता रहा हूँ और अतिशयोक्ति नहीं है, कि दलितों को जो बाबा साहब के बारे में, दलित संघर्षों के बारे में इतिहास पढ़ाया गया है वह अधूरा तो है ही, जगह जगह गलत है, मिसडायरेक्टेड है और हमें सच से दूर ले जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने बुरे थे तो 15 अगस्त 1947 को बाबा साहब ने नेहरू की कैबिनेट क्यों ज्वाइन की? क्या यह बात किसी दलित पॉलिटिशियन या इंटेलेक्चुअल्स ने आपको बताई है, जिसने ये बताया था कि बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, कांग्रेस में युद्ध बड़ा भीषण था? कभी यह बताया था कि युद्ध विराम भी बीच में हुआ था और बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू की कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर बने और नेहरू के एसोसिएशन में उन्होंने संविधान की रचना की, जिस प्रियम्बुल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पढ़ा, उसको भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया। तो जब हमें ये बताया जाता है कि नेहरू और बाबा साहब में भयंकर युद्ध चल रहा था, तो युद्ध विराम के बारे में भी तो बताना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि
बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू एक साथ टेबल पर बैठकर चाय पीते थे, लंच करते थे, डिनर भी करते रहे होंगे और एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। और नेहरू के बारे में भी आप हमें कोई भी शब्द हमारे लिए इस्तेमाल कर लें अपमानजनक, अपमान करने वाला, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेहरू कैसे आदमी थे? ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को नाम लेकर बाबा साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं कि ये जो है कम्युनल आदमी थे, यह जो है जातिवादी थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को ही मंत्री बना रखा था, इनकी सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित ओपनली ब्राह्मण होने पर गर्व करती थी। यह बात बाबा साहब अम्बेडकर इतनी कटुता के साथ लिखते हैं, फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी कैबिनेट में स्वीकार करते हैं। तो किताब लिखी गई पहले, बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू दोस्त बनते हैं उसके बाद। तो यह बात दलितों से क्यों छिपाई गई? क्यों नहीं दलित इंटेलेक्चुअल्स ने बाबा साहब और कांग्रेस पार्टी के युद्ध के दौरान, युद्ध विराम भी हुआ था और बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू गले भी मिलते थे। मैं आपको कुछ व्यवहारिक चीज़ें बताता हूँ। कई बार गांव में या शहरों में या कॉफ़ी हाउस में या लाइब्रेरीज की कैंटीन्स में दो चार लोग मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, प्रोफेसर्स मिलते हैं। उसमें से कोई न कोई एक बहुत नेगेटिव कैरेक्टर का स्टूडेंट या प्रोफेसर या व्यक्ति होता है। आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, चार लोग इकट्ठा बैठ के गपशप कर रहे हैं, एक आदमी उठ के चला गया तो उसके जाने के बाद लोग उसके बारे में टिप्पणियाँ करते हैं। अरे यार, ये तो मैंने देखा परसों जो है रिक्शे वाले से झगड़ रहा था, सब्जी वाले से मोल भाव कर रहा था। तो जब चार लोगों के बीच दलित बैठा है और दलित उठकर जाता है, तो चार लोगों में से तीन लोग जो गैर दलित थे, अपर कास्ट के मोस्ट लाइकली, वह भी तो कुछ ओपिनियन दलित व्यक्ति के बारे में रखते होंगे कि जो बंदा अभी उठ के गया है, ये इसके लोग जो है इनके लीडर्स द्वारा अंधभक्त बनाए गए हैं, उनको सही ज्ञान नहीं दिया गया है, उनको सही एजुकेशन नहीं दी गई है, उन्हें किसी के प्रति नफरत सिखाया गया है। फिर आपको एक अच्छा कलीग क्यों मानेगा? फिर उसके बच्चे आपके बच्चों को अच्छा दोस्त कैसे मानेंगे जब उनको लगेगा ये कम्युनिटी ही ऐसी है जो बड़ी मतलबी है और सच को छिपाती है। तो ये बात बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीनियर्स ने दलित समाज को गुमराह करने के लिए बताई हैं। मैं बहुत दिन तक सोच रहा था कि मैं कहूँ कि नहीं कहूँ, मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ कि कांग्रेस, गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। ये किताब 1945 में छपी थी, 46 में रीप्रिंट आया, 47 में बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू दोस्त बन जाते हैं, उसी कांग्रेसी गवर्नमेंट में शामिल हो जाते हैं। तो अगर हम लोग ऑनेस्टी की बात नहीं करेंगे तो आने वाले 50 साल 100 साल हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। मैं अगले एपिसोड में वह कहानी बताऊंगा जो दलित सीनियर्स को बिल्कुल ही एक्सपोज कर देगी। कहानी यह कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है। यह कांग्रेस से दलितों को दूर ले जाने की एक योजना का अंग है। और दर्शक, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो आरएसएस जैसे संगठन है, यह आपका मेरा खंडन आरएसएस ने खुलकर केवल एक बार किया था 2006 में शायद
या 4 में, जब रज्जू भैया ने, जब भी वो रहे होंगे आरएसएस के अध्यक्ष, मेरे लॉर्ड मैकाले की पार्टी के बाद जब खबरें छपी तो उन्होंने कहा ये मैकाले पुत्र हैं। आरएसएस कभी ओपनली नहीं आता है आपका विरोध करने के लिए। आरएसएस के बहुत सारे संगठन हैं वो करते हैं, और आरएसएस ने सबसे अच्छा तरीका अपनाया। विभिन्न समाज में, विभिन्न पार्टियों में, विभिन्न दलों में अपने एजेंट्स प्लांट कर रखे हैं। तो मान लीजिए इस वीडियो में कोई कमेंट लिखता है और हमारे बारे में या कुछ तथ्यों को चैलेंज करता है, तो ऐसा हो सकता है कि वह आरएसएस का एजेंट है जो नाम छिपाकर हमारे इस मुहिम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। या क्या यह सच नहीं है कि बहुत सारे दलित नेता बीजेपी में इंटर कर चुके हैं? वे दलित नेता जो बाबा साहब के एजुकेशन और आरक्षण के प्रोडक्ट हैं, जो आज भी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतते हैं, तो यदि हजारों हजार दलित ओपनली बीजेपी में हैं और बहुत सारे उसमें आरएसएस में भी घुसे हैं, तो क्या गुप्त रूप से लाखों लाख दलित आईटी सेल में काम नहीं कर रहे होंगे? दलितों में भी भयानक बेरोजगारी है। तो अगर दलित नेता बीजेपी में अपना रोजगारी प्राप्त करने के लिए एमपी एमएलए बनता है, तो ऐसा हो सकता है कि बेरोजगार दलित चाहे इंग्लैंड में बैठे हों, चाहे दिल्ली में बैठे हों, यूट्यूबर हों या फेसबुक पर हों या ट्विटर पर हों, यह संभव नहीं है कि वो आरएसएस के लिए काम कर रहे हों और हम सबसे लड़ रहे हों छद्म नाम से। तो ये मुहिम जारी रहेगी और अगले एपिसोड में एक बड़े विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है। अगर आपको इस तरह के विचारों में दिलचस्पी है तो कृपया ज्वाइन बटन पर जाइए, और अगर आप सक्षम हैं आर्थिक रूप से तो उसमें 799 रुपीज़ का एक पैकेज है, उसको आप साल भर के लिए ज्वाइन करिए। 799 यानी 800 रुपये हर महीने आपके अकाउंट से कटेंगे, क्योंकि हमारे अपोनेंट्स बहुत मजबूत हैं। ये जिले जिले में, तहसील तहसील में, ब्लॉक स्तर पर हैं, कहीं कहीं तो गाँवों में भी हैं, और आरएसएस ने अपने ही समाज के लोगों को तैयार कर रखा है हमारे लोगों के खिलाफ, तो ताकि उनसे ठीक से ये संघर्ष किया जा सके और अपने समाज में एक नया विचार पैदा किया जा सके। आप इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें और डिस्कस करें इन मसलों पर। जय भीम, जय भारत।